नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग 8 जुलाई के करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है मिशन दृष्टि, और दूसरा टॉपिक है हिमालयन याक, और तीसरा टॉपिक है सेवा उत्पादन सूचकांक, और चौथा टॉपिक है भारत कोस्टा रिका की प्रथम बैठक। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है मिशन दृष्टि। ये जीएस पेपर 3 से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में स्थित बेंगलुरु स्पेस टेक स्टार्टअप ऑफ गैलेक्सी आई स्पेस ने आधिकारिक घोषणा की है कि अंतरिक्ष में आए विनाशकारी सौर भूचुम्बकीय तूफान के कारण इसके प्रमुख उपग्रह मिशन दृष्टि से संचार संपर्क हमेशा के लिए टूट गया है। इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। तो मिशन दृष्टि क्या है? यह भारतीय डीप टेक स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह है और 190 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह था। और प्रेक्षण इसे 3 मई 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण, यह उपग्रह पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा निर्मित किया गया था। इसने प्रदर्शित किया कि भारतीय निजी स्पेस कंपनियां अब तक उच्च गुणवत्ता वाले पेलोडों और जटिल उपग्रह सैटेलाइट वश प्रणालियों का निर्माण करने में पूरी तरह से सक्षम हो चुकी हैं। मिशन दृष्टि का राष्ट्रीय उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सीमा निगरानी करना। सीमा सुरक्षा, चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की उच्च पर्वतीय सीमाओं की 24/7 सटीक निगरानी सुनिश्चित करना। संप्रभु डेटा नेटवर्क, संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीरों के लिए विदेशी व्यावसायिक उपग्रहों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना। समुद्रीय क्षेत्र जागरूकता, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की गतिविधियों और संदेशास्पद पोतों की रियल टाइमिंग मैपिंग करना, ये इसका उद्देश्य था। और नागरिक और आर्थिक अनुप्रयोग की बात करें तो आपदा प्रबंधन, बाढ़ है, चक्रवात है, भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में बादलों के आवरण को पार कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों की लाइव मैपिंग करना। स्मार्ट कृषि, देश में फसलों की बुवाई, सूखे क्षेत्रों और वन आवरण में हो रहे बदलावों का सटीक डेटा उपलब्ध कराना, ये मिशन दृष्टि का उद्देश्य था। ऑप्टोसार, विश्व की पहली हाइब्रिड सेंसर तकनीकी। हाइब्रिड सेंसर फ्यूजन सिद्धांत, ऑप्टोसार तकनीकी दुनिया की पहली बार एक ही उपग्रह पेलोड प्लेटफॉर्म पर दो विशिष्ट और पूरक इमेजिंग सेंसरों को एकीकृत किया गया। पहला है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल विजुअल कैमरा, दूसरा है सिंथेटिक आपर्चर रडार सेंसर। पारंपरिक प्रणालियों की सीमाएं टूटी,
सामान्य उपग्रहों में या तो केवल कैमरा होता है या केवल रडार होता है। कैमरा रात में या बादलों के होने पर काम नहीं करता है, जबकि रडार हर परिस्थिति में काम करता है, लेकिन उसकी तस्वीरें कम स्पष्ट होती हैं। ऑप्टोसार इन दोनों को मिलाकर सर्वोत्तम परिणाम देता है। तो ऑप्टोसार तकनीकी के क्रांतिकारी लाभ। पहला है सर्व मौसम एवं 24/7 निगरानी। ये तकनीकी रडार तरंगों का उपयोग करके घने बादलों, मानसून की वर्षा और रात के सघन अंधेरों को पूरी तरह से चीरकर पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करने में सक्षम हैं। एकल डेटा स्ट्रीमिंग एकीकरण। चूंकि दोनों सेंसर एक ही उपग्रह पर स्थित हैं, इसलिए वे एक ही सटीक स्थान और समय पर डेटा एकत्र करते हैं। इस डेटा को मिलाने से खुफिया विश्लेषण में लगने वाला समय घंटों से हटकर कुछ मिनटों तक रह गया है। रणनीतिक अनुप्रयोग। यह दोहरी प्रणालियों का सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करती है, जिससे घुसपैठ, सीमा पर अवैध निर्माण और गतिशील सैन्य गतिविधियों का सटीक जानकारी देती है। मिशन विफलता। अंतरिक्ष दुर्घटना की क्रोनोलॉजी को समझेंगे। प्रारंभिक सफलता LEOP चरण। 3 मई 2026 को लॉन्चिंग के बाद उपग्रह ने सफलतापूर्वक पृथ्वी के साथ संचार स्थापित कर लिया था और अंतरिक्ष में पूरी तरह से सक्रिय था। यह उपग्रह अपने शुरुआती लॉन्च एंड अर्ली ऑर्बिट फेज के अंतिम चरण में काम कर रहा था, जिससे सिस्टम कैलिब्रेशन किया जा रहा था। विनाशकारी सौर तूफान का प्रहार। LEOP चरण के दौरान ही सूर्य से एक अत्यंत भीषण सौर ज्वाला उत्सर्जित हुई, जो तीव्र और भूचुम्बकीय तूफान के रूप में उपग्रह से टकराई, और इस तूफान के बावजूद भारी मात्रा में उच्च ऊर्जा चार्ज कणों और कॉस्मिक विकिरणों ने उपग्रह की संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। उपग्रह संचार टूटने का वैज्ञानिक विश्लेषण। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर विफलता। सिंगल इवेंट अपसेट। सौर तूफानों के उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन उपग्रह के माइक्रो प्रोसेसरों में बिट फ्लिपिंग की समस्या पैदा करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। सतह चार्जिंग, सरफेस चार्जिंग। उपग्रह की बाहरी सतह पर अत्यधिक चार्ज जमा होने से शॉर्ट सर्किट का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। एंटीना और ट्रांसमीटर व्यवधान। सौर तूफान के कारण अंतरिक्ष में अत्यधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यवधान पैदा हुआ। इससे उपग्रह का हाई ग्रेन एंटीना पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन को सिग्नल भेजने में पूरी तरह से विफल हो गया, और कंपनी के इंजीनियरों के लाख प्रयासों के बावजूद संपर्क पुनः बहाल नहीं किया जा सका, जिसके बाद मिशन को मृत घोषित करना पड़ा। क्या होता है सौर भूचुम्बकीय तूफान? तो सूर्य का 11 वर्षीय चक्र। सूर्य हर 11 वर्ष में चुंबकीय गतिविधियों के न्यूनतम स्तर से अधिकतम स्तर की ओर बढ़ता है, जिससे सौर अधिकतम कहा जाता है, सोलर मैक्सिमम।
वर्ष 2025 और 26 के दौरान सूर्य अपनी सौर अधिकतम चक्र के शिखर पर है, जिसके कारण तीव्र कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफान की आवृत्ति बढ़ गई है। भूचुम्बकीय क्षेत्र से टकराव। जब सूर्य से निकलने वाला चार्ड प्लाज्मा कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र हलचल मचती है। इसे ही भूचुंबकीय तूफान कहते हैं, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा है। अब इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो 2022 में पूछा गया है। यदि कोई बड़ा सौर्य तूफान पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं? तो स्टेटमेंट 1 है जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है भूमध्य रेखा क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। स्टेटमेंट 3 है बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। स्टेटमेंट 4 है पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र अरोरा दिखाई दे सकते हैं। और स्टेटमेंट 5 है ग्रह के अधिकांश भाग पर जंगल की आग लग सकती है। और स्टेटमेंट 6 है उपग्रह की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं। और स्टेटमेंट 7 है ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ने वाले विमानों का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो स्टेटमेंट इसका ऑप्शन सी राइट है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ऑप्टोसार तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 है या एक ही उपग्रह पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपचार रडार दोनों सेंसरों को एक साथ संयोजित करने वाली तकनीकी है। और स्टेटमेंट 2 है यह तकनीकी बादलों और रात के अंधेरों की बाधाओं के बिना भी लगातार उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान कर सकती है। और स्टेटमेंट 3 है इसे भारत की रक्षा क्षेत्र के लिए इसरो द्वारा पूरी तरह से विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 राइट है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है हिमालयन याक के लिए IoT आधारित स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर। ये GS पेपर 3 से संबंधित है, पर्यावरण सब्जेक्ट से। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो ICAR के राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले हिमालयन याक के संरक्षण और स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक अनोखी IoT आधारित स्मार्ट कॉलर प्रणाली विकसित की है, इसलिए यह टॉपिक चर्चा में रहा है। तो हिमालयन याक क्या है? हिमालयन याक मुख्य रूप से 3000 से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फीले और ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवित रहने के लिए अनुकूलित जीव हैं। इनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं जो इसे शून्य से नीचे के तापमान में बचाते हैं। और इसके फेफड़ों की क्षमता अन्य पशुओं की तुलना में बहुत बड़ी होती है ताकि कम ऑक्सीजन वाले पहाड़ों में आसानी से सांस ले सकें। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत के उच्च हिमालयी राज्यों में पाए जाते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ठंडे मरुस्थल क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िला, अरुणाचल प्रदेश का तवांग और पश्चिमी कामेंग ज़िला यहाँ पर पाए जाते हैं। याक का जनजातीय एवं आर्थिक महत्व क्या है? तो ब्रोकोपा जनजाति की रीढ़ है। अरुणाचल प्रदेश और भूटान की सीमा पर रहने वाले धुमेंतु चरवाहों को ब्रोकापा
कहा जाता है। इनका पूरा जीवन और अर्थव्यवस्था याक के पालन पर निर्भर है। याक इन्हें दूध, मक्खन, मांस, ऊन और परिवहन के साधन प्रदान करता है। याक के बिना पहाड़ी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों का जहाज कहा जाता है। याक को पर्वतीय क्षेत्रों का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह खाड़ी और पथरीली पहाड़ी ढलानों पर बिना फिसले भारी सामान ढोने में अत्यंत निपुण है। यह बर्फ के ऊपर भी आसानी से चल सकता है, जिससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुदूर सैन्य चौकियों तक आवश्यक रसद पहुंचाने में भी इसकी सहायता ली जाती है। तो वैश्विक संरक्षण का वर्गीकरण, तो IUCN की रेड लिस्ट में अत्यंत संवेदनशील है और साइट्स अपेंडिक्स 1 उच्चतम विधिक संरक्षण प्राप्त है से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सूची 1 में सूचीबद्ध है। याक को फूड एनिमल का दर्जा, तो FSSAI का क्रांतिकारी निर्णय। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने याक को एक फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी थी। इस निर्णय के बाद याक के दूध, पनीर और मांस के व्यावसायिक उपयोग एवं बिक्री को कानूनी मान्यता मिली। तो इस वर्गीकरण के पीछे का तर्क हम लोग जानेंगे। जब किसी पशु को खाद्य पशु घोषित किया जाता है तो चरवाहों को उनका दूध, मांस खुले बाजार में अच्छे दामों पर बेचने का कानूनी हक मिलता है। इस चरवाहों की आजीविका सुधरती है और वे अधिक मुनाफा कमाने के लिए याक के पालन और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और IoT आधारित स्मार्ट कॉलर क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एकीकरण। यह एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया हल्का पट्टा है जो याक के गले में बांधा जाता है। इसमें विभिन्न सेंसर, GPS चिप और ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो लगातार बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी उपग्रह और विशेष गेटवे के माध्यम से मोबाइल ऐप पर लाइव डेटा भेजते हैं। अत्यधिक परिस्थितियों के अनुकूल डिज़ाइन किया गया है इसको। चूँकि याक -40 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे पहाड़ों में रहता है, इस कॉलर को अत्यंत मजबूत, वाटरप्रूफ और फ्रॉस्ट प्रूफ बनाया गया है। इसकी बैटरी को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि सौर ऊर्जा से स्वतः चार्ज हो जाती है, जिससे पहाड़ी चरवाहों को इसे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्मार्ट कॉलर के 3 मुख्य तकनीकीय स्तंभ क्या हैं? तो शारीरिक मापदंड ट्रैकिंग करता है। यह सेंसर याक के शरीर का तापमान, दिल की धड़कन और श्वसन दर को प्रति मिनट मापता है। बीमार होने पर यह तत्काल चरवाहों को मोबाइल पर चेतावनी अलार्म भेजता है। और दूसरा क्या है? GPS और जियो फैसिंग। याक झुंडों में स्वतंत्र रूप से सुदूर पहाड़ियों में चरने जाते हैं। GPS की मदद से उनकी लाइव लोकेशन मैप को दिखाई देती है। चरवाहे इस ऐप पर जियोफेश सेट कर सकते हैं और सीमा लांघने पर अलर्ट मिलता है। तीसरा क्या है? थर्मल स्ट्रेस चेतावनी। वैश्विक तापमान बढ़ने से याक को अत्यधिक गर्मी का तनाव मतलब थर्मल स्ट्रेस होता है, जो कि उनके लिए जानलेवा है। यह सेंसर हवा के बढ़ते तापमान के प्रति याक के शरीर रिस्पॉन्स को मापता है। इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 है हिमालयन तहर, और स्टेटमेंट 2 है कस्तूरी मर्ग, और स्टेटमेंट 3 है
हिमालयन याक। उपयुक्त में से कौन से ठंडे रेगिस्तानी और उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विधिक रूप से संरक्षित है? तो इसका स्टेटमेंट डी राइट है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हिमालयन याक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने याक को एक खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में अनुमोदित किया है ताकि इसके व्यावसायिक पालन को बढ़ावा दिया जा सके। और स्टेटमेंट 2 है, इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकेंड के तहत संरक्षण दिया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो स्टेटमेंट 1 राइट है, ऑप्शन ए। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो तीसरा टॉपिक है सेवा उत्पादन सूचकांक, जो कि जीएस पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नई उच्च आवृत्तीय संकेतक सेवा उत्पादन सूचकांक के संकलन पर तकनीकीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। भारत सरकार इसका पहला आधिकारिक परीक्षण सूचकांक जारी करने की योजना बना रहा है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। तो सेवा उत्पादन सूचकांक क्या है? तो प्राथमिक कार्य या देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र के वास्तविक उत्पादन में होने वाले अल्पकालिक और मानसिक परिवर्तनों को मापेगा। इसका आधार वर्ष 2024 और 25 तय किया गया है। नोडल मंत्रालय मॉस्फी के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनओएस द्वारा जारी किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का पूरक, जैसे आईआईपी विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के मानसिक उत्पादन को मापता है, ठीक वैसे ही आईएसपी मानसिक आधार पर सेवा क्षेत्र को प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। ये दोनों मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का एक पूर्ण और विश्वसनीय मानसिक डेटा सेट प्रदान करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, सेवा क्षेत्र का व्यापक योगदान। भारत के सकल मूल्यवर्धन में 50% से अधिक हिस्सा है सेवा क्षेत्र का। यह क्षेत्र भारत में रोजगार, व्यापारिक निर्यात का सबसे बड़ा इंजन है। इसके बावजूद अब तक देश में सेवाओं की मानसिक वृद्धि को सटीक रूप से मापने के लिए कोई आधिकारिक सूचकांक नहीं था, लेकिन अब हो गया है। नीति निर्माण में भारी डेटा गैप। इस व्यापक संकेतक के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और वित्त मंत्रालय को केवल सेवा क्षेत्र की त्रैमासिक जीडीपी रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। आईएसपी इस डेटा अंतराल को समाप्त करेगा, जिससे त्वरित नीतिगत प्रतिक्रियाएं दी जा सकेंगी। आईएसपी के लिए डेटा स्रोत और संकलन की कार्यप्रणाली। तो डिजिटल और प्रशासनिक डेटाबेस, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से कंपनी के मासिक बिक्री आंकड़ों का उपयोग, नियामक रिपोर्ट, केंद्रीय बैंक, सेबी और वित्तीय व बीमा गतिविधियों का नियमित डेटा संग्रह। मूल्य, ये चूंकि एकत्रित किया गया अधिकांश डेटा मौद्रिक मूल्यों में होता है, अंततः महंगाई के असर को हटाने के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डिफॉल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। आईएसपी के तहत शामिल किए गए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बाजार आधारित सेवाएं 40 से अधिक उप क्षेत्र हैं। थोक और खुदरा व्यापार है, होटल है, परिवहन और भंडारण है, सूचना प्रौद्योगिकी है, सॉफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल परामर्श और दूरसंचार सेवाएं
इसी में आती हैं। वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं जैसे वित्तीय गतिविधियां हैं, वाणिज्यिक बैंकों की जमा है, ऋण वितरण और म्यूचुअल फंड, निवेश है, निवेश गतिविधियां, बीमा सेवाएं, जीवन और गैर जीवन बीमा पॉलिसी का मानसिक कवरेज, टर्नओवर, रियल एस्टेट गतिविधियां, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद और टर्नओवर के आंकड़े इसी क्षेत्र में आएंगे। ISP सूचकांक से बाहर रखे गए प्रमुख क्षेत्र कौन हैं? तो लोक प्रशासन और अच्छा सेवाएं, सरकारी लोक प्रशासन, नागरिक सुरक्षा और सेना की सुरक्षा बलों की गतिविधियों को इस सूचकांक से पूर्णतया बाहर रखा गया है। कारण क्यों रखा गया है? ये सेवाएं विशुद्ध रूप से गैर बाजार और लोक कल्याणकारी गतिविधियां हैं। इनका मानसिक टर्नओवर या उत्पादन व्यावसायिक मूल्य पर मापना संभव और उचित नहीं है। केंद्रीय बैंकिंग और अनौपचारिक क्षेत्र, भारतीय रिजर्व बैंक की विशुद्ध केंद्रीय बैंक गतिविधियों को बाहर रखा गया है। साथ ही अनौपचारिक सेवा क्षेत्र को बाहर रखा गया है क्योंकि इसका मानसिक डेटा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अब हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। IIP और ISP के बीच मुख्य तुलनात्मक अंतर क्या है? तो मापन का क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल विनिर्माण और खनन और बिजली मापता है। द्वितीयक क्षेत्र और सेवा उत्पादन सूचकांक ये जो है व्यापार, परिवहन, वित्त, IT और संचार, तृतीयक क्षेत्र को मापता है। ठीक है। मूल्यांकन विधि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की है कारखानों से भौतिक उत्पादन इकाइयों को मापना, और इसके मूल्यांकन की विधि क्या है? वित्तीय टर्नओवर और प्रशासनिक रिकॉर्ड और व्यावसायिक सर्वेक्षण के आधार पर यह मूल्यांकन करता है। और प्रमुख डेटा स्रोत ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का कारखाना उत्पादन रिपोर्ट और उद्योग संवर्धन विभाग, और सेवा उत्पादन सूचकांक का प्रमुख डेटा स्रोत कौन सा है? केंद्रीय मंत्रालय और वित्त नियामक डेटा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो भौतिक वस्तु विनिर्माण उद्योग और सेवा उत्पादन सूचकांक का औपचारिक सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र, ये इसका लक्ष्य है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे जो कि 2020 में पूछा गया है UPSC प्रीलिम्स में। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट है? तो स्टेटमेंट 1 है भारत का माल निर्यात उसके माल आयात से कम है। हाल ही के वर्षों में भारत के लोहा और इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनरी के आयात में कमी आई है। और स्टेटमेंट 3 है भारत का सेवा निर्यात उसके सेवा आयात से अधिक है। और स्टेटमेंट 4 है भारत समग्र व्यापार चालू खाता घाटे से ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर जो है स्टेटमेंट D है, ऑप्शन D है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सेवा उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक देश के विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र के संयुक्त वास्तविक मानसिक उत्पादन को मापेगा। और स्टेटमेंट 2 है इस सूचकांक के संकलन से लोक प्रशासन और रक्षा को उनकी गैर बाजार प्रकृति के कारण पूरी तरह से बाहर रखा गया है। और स्टेटमेंट 3 है इस सूचकांक का आधार वर्ष 2024 और 25 निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C है। केवल 2 और 3 स्टेटमेंट राइट हैं। अब हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि GS पेपर 2 से रिलेटेड है। और ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में भारत और मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका के बीच
संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति ज्वाइंट इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापारिक और गतिशीलता फार्मास्यूटिकल सहयोग पर चर्चा हुई है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। तो जेटको क्या है? यह भारत और कोस्टा रिका के बीच आर्थिक, वित्तीय और निवेश संबंधों की समीक्षा करने तथा उसके मार्ग में आने वाली व्यापारिक बाधाओं को दूर करने का एक प्रमुख संस्थागत मंच है। इस वर्चुअल बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्यिक विभाग के संयुक्त सचिव और कोस्टा रिका की ओर से विदेशी व्यापार महानिदेशक की ओर ने की है। द्वितीय व्यापार के मुख्य आंकड़े, द्विपक्षीय व्यापार के मुख्य आंकड़े। तो भारत और कोस्टा रिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार लगभग 391 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देश इसे आगामी 3 वर्षों में आधा बिलियन डॉलर करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत और कोस्टा रिका संबंधों का रणनीतिक इतिहास क्या है? राजनीतिक एवं कूटनीतिक दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता रखते हैं। कोस्टा रिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का हमेशा से पुरजोर समर्थन किया है। आर्थिक कूटनीति प्रगति, आईटी आउटसोर्सिंग, जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाया है। जेटको का गठन लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन क्षेत्र में भारत के व्यापार विभेदीकरण की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जेटको बैठक के प्रमुख रणनीतिक निर्णय क्या रहे हैं? फार्मास्यूटिकल सहयोग पहला, कोस्टा रिका ने भारत की जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और सामर्थ्य को सराहा है। दोनों देश भारतीय दवाओं के वहाँ पंजीकरण नियम को सरल बनाने व व्यापारिक बाधाएं कम करने पर सहमत हुए हैं। और दूसरा क्या है? डिजिटल यूपीआई स्टैक। कोस्टा रिका ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यूपीआई आधार को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई है। भारत को वित्तीय समावेशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। और तीसरा क्या है? कृषि उत्पादों की मानक। कृषि वस्तुओं के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी प्रमाणन नियमों को सुव्यवस्थित करने पर सहमति बनी है, जिससे भारतीय चाय और जैविक मसाले और चावल का कोस्टा रिका को निर्यात आसान हो जाएगा। यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। वित्तीय समावेशन में वैश्विक मिसाल। भारत ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने देश के बैंकिंग ढांचे को बदल कर रख दिया। कोस्टा रिका जैसे मध्य अमेरिकी देशों के लिए जो नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय यूपीआई तकनीकी बेहद कम खर्च में विश्व स्तरीय डिजिटल भुगतान प्रणाली स्थापित करने का अवसर देती है। संप्रभु और सुरक्षित वित्तीय संप्रभुता। यह प्रणाली वीजा और मास्टर कार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करती है। डीपीआई स्टेक के तहत भारत कोस्टा रिका को पहचान प्रमाणीकरण, आधार जैसा सिस्टम और डेटा साझाकरण प्रणालियों का तकनीकी ढांचा स्थानांतरित करने की तैयारी में है। कोस्टा रिका भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति।
तो मध्य अमेरिका का रणनीतिक पुल। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का एक छोटा सा शांत देश है जो उत्तर में दक्षिण में पनामा से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक सीमा पूर्व से कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती हैं, जो इसे समुद्री व्यापार का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाती हैं। जैव विविधता का स्वर्ग। दुनिया के कुल भूभाग का मात्र 0.03% हिस्सा होने के बावजूद कोस्टा रिका में जैविक जैव विविधता का लगभग 5% हिस्सा पाया जाता है। यह अपनी पर्यावरण अनुकूल नीतियों और हरित पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से गृह युद्ध और खाद्य संकट से जूझ रहा है? हाल ही में अपने भीषण अकाल के कारण खबरों में रहा है। तो ऑप्शन ए है अंगोला, और ऑप्शन बी है कोस्टा रिका, और ऑप्शन सी है इक्वाडोर, और ऑप्शन डी है सोमालिया। तो इसका राइट आंसर डी है सोमालिया। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो हाल ही में आयोजित भारत और कोस्टा रिका बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है कोस्टा रिका एक मध्य अमेरिकीय देश है जिसकी सीमा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दोनों से लगती है। स्टेटमेंट 2 है कोस्टा रिका ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यूपीआई को अपनाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में रुचि दिखाई है। स्टेटमेंट 3 है संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा समझौता का एकमात्र सर्वोच्च सैन्य मंच है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 राइट है।